ये द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। प्रिय विद्यार्थियों आज हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी में नाटक साहित्य का उद्भव कब से माना जाए, इस विषय में विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान द्वारा संवत 1289 में रचित गय सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक सिद्ध किया है, किंतु हमारे विचार से यह रासक या रास श्रेणी का काव्य ही है। इसमें गद्य शैली, संवादों के आयोजन एवं अभिनय के संकेतों का अभाव है। यह दूसरी बात है कि जिस प्रकार आजकल कई लोग तुलसी की रामचरितमानस से रामलीला के आयोजन में सहायता लेते हैं, उसी प्रकार इस रास काव्यों को भी रंगमंच पर संगीत या अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा हो, किंतु इसी से किसी काव्य को नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मैथिली नाटक हिंदी का प्राचीनतम नाटक साहित्य जो वास्तव में नाटकीय तत्वों से युक्त है, मैथिली भाषा में मिलता है। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित अनेक नाटक बताए जाते हैं, किंतु उनमें अब गोरक्ष विजय ही उपलब्ध है। इसका गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। अप्रकाशित होने के कारण इसका अधिक विवरण अनुपलब्ध है। जब मिथिला के शासक वर्ग के कुछ लोग नेपाल में चले गए तो विद्यापति की नाट्य परंपरा का विकास मिथिला और नेपाल दोनों प्रदेशों में साथ साथ हुआ। नेपाल में रचित नाटकों में विद्या विलास, मुद्रित, कुबलयाश्व, हर गौरी विवाह, उषा हरण, पारिजात हरण, प्रभावती हरण आदि उल्लेखनीय हैं। मिथिला के नाटकों में गोविंद दास का नल चरित नाटक, रामदास झा का आनंद विजय नाटक, देवानंद का उषा हरण, रमापति उपाध्याय का रुक्मिणी हरण, उमापति उपाध्याय का पारिजात हरण 18वीं सदी में लिखी आदि महत्वपूर्ण नाटक हैं। नेपाल और मिथिला में रचित इन मैथिली नाटकों की परंपरा 20वीं सदी तक अक्षुण रूप में मिलती हैं। इनकी रचना रंगमंच पर अभिनय करने के लिए होती थी, अतः इनमें अभिनेता का गुण मिलता है। गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग इनमें हुआ है। भाषा प्रायः सरल मैथिली है। मैथिली नाटकों के प्रभाव से असम और उड़ीसा में भी कई ऐसे नाटक लिखे गए जिनमें विषय वस्तु, शिल्प एवं भाषा शैली की दृष्टि से गहरा साम्य दृष्टिगोचर होता है। रासलीला नाटकों का विकास जिस समय भारत के पूर्वी प्रदेशों मिथिला, असम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य का विकास हो रहा था, ब्रज प्रदेश में रास लीला नाटकों का उद्भव हुआ। ब्रज प्रदेश में विकसित रास लीलाओं का मूल प्रेरणा स्रोत भागवत का रास संबंधी वर्णन है। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में हित हरिवंश जी को राधा कृष्ण के अलौकिक रास का दर्शन हुआ, जिसके अनुकरण पर उन्होंने कृष्ण रास मंडल की स्थापना की और रास लीलाओं का आयोजन किया। नंददास जी ने गोवर्धन लीला एवं श्याम सगाई लीला की रचना की। कृष्ण लीला के नाटकों की शैली पर नरसिंह लीला, भागीरथ लीला, प्रहलाद लीला, दान लीला आदि की रचना हुई। यद्यपि प्रारंभिक लीलाओं में नाटक की अपेक्षा कविताएं अधिक हैं, किंतु धीरे धीरे उनका विकास अभिनय के अनुकूल होता गया। यद्यपि उनका रूप अंत तक पद्यबद्ध ही रहा, वस्तुतः इस श्रेणी के नाटक रास लीला के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इनका प्रदर्शन अब भी विभिन्न रास मंडलियों द्वारा लोकमंच पर होता है, जिनमें नृत्य और गान की ही प्रधानता है। इसमें साहित्यिक नाटकों की अपेक्षा लोक नाट्य रचनाओं के रूप में ग्रहण करना अधिक उचित होगा। पद्यबद्ध नाटक 17वीं और 18वीं सदी में कुछ ऐसे पद्यबद्ध नाटकों की रचना हुई जो शैली की दृष्टि से रासलीलाओं से भिन्न हैं तथा जिनका अभिनय कदाचित नहीं हुआ। इन नाटकों में रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, हृदय रामकृत, समयसार नाटक, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह रचित, प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला नाटक न्याज के द्वारा रचित उपलब्ध हैं। 19वीं शताब्दी में भी इस प्रकार के नाटक और भी लिखे गए। महाधव विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, प्रद्युम्न विजय नाटक, नुहुस नाटक और आनंद रघुनंदन नाटक की रचना हुई। इन नाटकों में विशुद्ध पद का प्रयोग हुआ है तथा नाटक के नाम के अतिरिक्त और कोई ऐसी विशेषता नहीं मिलती जिससे इसे नाटक कहा जा सके। हाँ, प्रबोध चंद्रोदय में अवश्य मूल संस्कृत रचना के अनुरूप ही नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम हिंदी नाटक
का विकास, उसकी परंपरा का अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास यद्यपि 1000 वर्ष से अधिक पुराना है, किंतु 18वीं शताब्दी तक यहाँ काव्य रचना की ही प्रधानता रही। ब्रजभाषा में लिखित थोड़े बहुत पद्य नाटक मिलते हैं, किंतु रंगमंच की दृष्टि से इन्हें नाम मात्र का ही नाटक कहा जा सकता है। वास्तव में हिंदी में विधिवत नाट्य लेखन 19वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुआ। हिंदी नाटक के विकास को हम निम्नलिखित ढंग से काल क्रमानुसार विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, इसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक 1900 से 1930 ईस्वी तक, और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1930 से अब तक चलती आ रही है। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक की सशक्त परंपरा भारतेंदु युग से शुरू हुई। इस काल के सभी प्रतिभा संपन्न रचनाकारों ने गद्य की विविध विधाओं में योगदान दिया, किंतु केंद्रीय विधा नाटक ही रही। प्राचीन संस्कृत, बंगला, मराठी, अंग्रेजी नाटकों से प्रभाव ग्रहण करते हुए नाटक का नया ढांचा निर्मित हुआ। ब्रजभाषा पद्य की रूढ़ियों से मुक्ति पाकर खरी बोली गद्य में नाट्य लेखन की शुरुआत हुई। मौलिक नाट्य लेखन के साथ साथ संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी से प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल आधुनिक हिंदी नाटक के भारतेंदु हरिश्चंद्र न केवल आधुनिक हिंदी नाटक के जनक हैं, बल्कि हिंदी नाट्य परंपरा में जागरण सुधार युग की संपूर्ण चेतना को प्रतिष्ठित करने वाले अग्रदूत भी हैं। भारतेंदु ने मौलिक तथा अनुदित दोनों ही तरह के नाटक हिंदी को दिए। उनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा न भवति, विश्वमौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप तथा अंधेर नगरी हैं। एवं संस्कृत से अनुवादों में रत्नावली, पाखंड, विडंबनम, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। बंगला से अनुवादों में भारत जननी, विद्या सुंदर, सत्य, हरिश्चंद्र उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजी से अनुवादों में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने अपने समय की समस्याओं को जन सामान्य के सामने रखा। समाज में व्याप्त बुराइयों, अधिकारी वर्ग के भ्रष्टाचार और शासकीय अत्याचार पर व्यंग करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में नाटक और रंगमंच की भूमिका का बड़ा ही सार्थक उपयोग किया। वे रंगमंच की प्रभाव शक्ति को पहचानते थे। अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपने समय और समाज की अनेक समस्याओं को जांचा, परखा तथा जन सामान्य को राष्ट्रीय चेतना की ओर उन्मुख किया। भारतेंदु के नाटकों की प्रमुख विशेषता है प्राचीन और नवीनता का समन्वय। उनके नाटक संस्कृत नाट्य शैली से काफी प्रभावित हैं, किंतु पश्चिमी नाट्य शैली को भी उन्होंने दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। आवश्यकता अनुसार दोनों को अपनाया है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और श्रृंगारपरक नाटकों की रचना की है। भारतेंदु का महत्व इस बात में है कि उन्होंने विभिन्न वर्गों, व्यवसायों और जातियों के लोगों को उनकी प्रधान विशेषताओं के साथ पहली बार रंगमंच पर एक साथ प्रस्तुत किया है। उनके संवाद गद्य एवं पद्य दोनों में है। भारतेंदु के लेखन ने उनके समसामयिक रचनाकारों को प्रभावित किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट आदि ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण किया और नाट्य लेखन तथा प्रस्तुतिकरण की धूम सी मच गई। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटक तथा प्रहसन लिखे तथा बंगला के 2 नाटकों का अनुवाद किया। इनके प्रमुख नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, किराता जुलूनियम, बृहन्लला जैसे, काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष आदि। इन्होंने प्रधानतया संस्कृत नाट्य शैली प्रणाली को अपनाया है। उनके प्रहसन तीखे हैं और सामाजिक कुरीतियों तथा पाखंड पर व्यंग करते हैं। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप सिंह, महारानी पद्मावती, दुखनी वाला, रूपक नामक नाटकों की रचना की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और अपनी विनोद प्रियता और व्यंग वक्रता के लिए प्रसिद्ध थे। हमीर हठ, गौ संकट नाटक, भारत दुर्दशा, कली कौतुक,
जुआरी खुआरी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र नामक नाटक लिखे। राधाचरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौर, श्रीदामा, तन मन धन, गोसाई के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे नाटकों की रचना की। नाटकों के अनुवाद। मौलिक नाट लेखन के साथ साथ संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के नाटकों के अनुवाद की जो परंपरा भारतेंदु ने शुरू की थी वह उनके बाद भी लंबे समय तक चलती रही। संस्कृत से रत्नावली, प्रबोध चंद्रोदय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मृक्ष कटिकम, उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी आदि के अनुवाद हुए। बंगला से माइकल मधुसूदन दत्त के शर्मिष्ठा और पद्मावती का अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने किया है। अंग्रेजी से शेक्सपियर के किंग लियर, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट के अनुवाद किए गए। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक पर हम विचार करते हैं। जयशंकर प्रसाद के आविर्भाव के साथ हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होती है। भारतेंदु के नाटकों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण की चेतना की जो झलक दिखाई देती है उसका समग्र, प्रखर और उत्कृष्ट रूप प्रसाद के नाटकों में मिलता है। इतिहास, संस्कृति और दर्शन के गहन अध्ययन और विश्लेषण को आधार बनाते हुए प्रसाद ने उन्हें अपने साहित्य में नई अर्थवत्ता प्रदान की। इतिहास का प्रसाद ने बृहत्तर उपयोग किया। इनके प्रमुख नाटक सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी हैं। प्रसाद जी सुचिंतावादी दृष्टि के नाटककार हैं। कथा, शिल्प, संवेदना और भाषा सभी क्षेत्रों में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह उनके नाटकों का प्रधान स्वर है। पूर्वी और पश्चिमी नाट्य तत्वों का समन्वय करते हुए उन्होंने अपने लिए एक नई नाट्य दृष्टि की तलाश की। अपने समय की हर धड़कन को पहचानते हुए उन्होंने सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, सुधार आंदोलनों को अपने नाटकों में वाणी दी। देशभक्ति, राष्ट्रोद्धार की भावना, साम्राज्यवादी शोषण का विरोध, नारी जागरण, सामाजिक समता की भावना तथा श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना उनके नाटकों का प्रबल स्वर है। उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला है। इनसे पहले के नाटकों में पात्रों का व्यक्तित्व नाटककार के व्यक्तित्व से स्वतंत्र नहीं हो पाया था, किंतु प्रसाद के पात्रों का निजी व्यक्तित्व है जो वैयक्तिक होते हुए भी विश्व जनीन है, क्योंकि उसे मनोवैज्ञानिक आधार मिला है। भाषा और संवादों की दृष्टि से प्रसाद ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। ऐतिहासिक सांस्कृतिक देशकाल से संबंध होने के कारण उनके नाट्य भाषा प्रसंगानुकूल, संस्कृतनिष्ठ और कठिन होते हुए भी पात्रानुकूल है। सभी पात्र गहन, गंभीर, बिंब प्रधान और प्रतीकात्मक भाषा नहीं बोलते। पात्रों की स्थिति, मनोभूमिका और प्रसंग के अनुसार शैली कहीं भाव प्रधान, कहीं व्याख्या परक, कहीं विश्लेषण परक और कहीं वार्तालाप की रवानी लिए हुए है। संवादों पर प्रसाद के कवि कथाकार व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। उनमें एक खास तरह का तार्किक पैनापन है और साहित्यिक सुरुचिपूर्णता है। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद के नाटक विवाद के विषय रहे हैं। उनकी भाषा, दृश्य विधान और रंगमंचीय परिकल्पना पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। भारतीय नाटककार सुखांत को पसंद करते हैं, पश्चिम के कथाकार दुखांत को। प्रसाद ने अपने नाटकों का अंत इस ढंग से किया कि हम उन्हें सुखांत भी कह सकते हैं, दुखांत भी। उन्हें सुखांत कह सकते हैं और न दुखांत ही, न उन्हें सुखांत कह सकते हैं और न दुखांत ही। वस्तुतः उनका अंत एक ऐसे वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु वह फल का उपभोग स्वयं नहीं करता, उसे वह प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा दी गई। प्रसाद जी के समसामयिक अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक की रचना की। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बरमाला और राजमुकुट नामक नाटक लिखा। पांडे वेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा नामक नाटक लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने करबला एवं संग्राम आदि उल्लेखनीय नाटक की रचना की।
विषय एवं शैली की दृष्टि से इन नाटककारों में परस्पर थोड़ा बहुत अंतर है तथा ये सभी नाटकों की अतिरिक्त साहित्य की अन्य अंगों की भी पूर्ति करते रहे, अतः नाटककार के रूप में इनको विशिष्टता नहीं मिली। प्रसाद युग में अनुवाद की भी महत्वपूर्ण परंपरा बनी रही। संस्कृत नाटकों के अनुवादों के साथ साथ एक और अंग्रेजी में रचित मॉलियर, गॉल्सवर्दी, मेटरलिंक आदि के नाटकों के अनुवादों से हिंदी नाट्य साहित्य समृद्ध हुआ और दूसरी ओर बंगला से द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों के अनुवादों की धूम रही। अनुवादकों में श्री सीताराम का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। अब हम प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों पर विचार करते हैं। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त कर अध्ययन करते हैं। पहला, ऐतिहासिक नाटक। प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ। इस क्षेत्र में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, शपथ, भग्न प्राचीर आदि को लिया जा सकता है। इन्होंने अपने नाटकों में अति प्राचीन या सुदूर पूर्व के इतिहास को न लेकर प्रायः मुस्लिम कालीन भारतीय इतिहास को लेते हुए उसके संदर्भ में आधुनिक युग की अनेक राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम आदि हैं। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, सेठ गोविंद दास रचित नाटक हर्ष, शशिगुप्त, उदय शंकर भट्ट रचित मुक्तिपथ, शक विजय आदि प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं। दूसरा है पौराणिक नाटक। इस युग में पौराणिक नाटकों की परंपरा का भी विकास हुआ। सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य, चतुरसेन शास्त्री का मेघनाथ, रामवृक्ष बेनीपुरी का सीता की माँ, किशोरीदास बाजपेयी का सुदामा, गोविंद बल्लभ पंत का ययाति, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नारद की वीणा आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। पौराणिक चरित्रों के द्वारा किसी ने कर्तव्य के आदर्श को पाठकों के सम्मुख रखा तो किसी ने उपेक्षित पात्र के साथ सहानुभूति प्रकट की तो किसी ने नारी के गौरव के प्रति श्रद्धा के फूल अर्पित किए। समस्या प्रधान नाटक। समस्या प्रधान नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र अग्रगण्य हैं। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि इनका उल्लेखनीय नाटक है। इनके नाटकों में बौद्धिकतावाद, यथार्थवाद एवं फ्राइडवाद की प्रमुखता है। उपेंद्र नाथ अश्क को तो न तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की भांति विशुद्ध यथार्थवादी कहा जा सकता है और न ही सेठ गोविंद दास की भांति आदर्शवादी। वे इन दोनों के बीच की स्थिति में हैं, अतः उन्हें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहना उचित होगा। उन्होंने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का चित्रण जहाँ यथार्थ के स्तर पर किया है वहाँ उनके मूल में सुधार या क्रांति की भावना निहित है जो आदर्शवाद की सूचक है। उनके प्रमुख नाटकों में स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने नाटकों में आधुनिक समाज की स्वार्थपरता, धन लोलुपता, अनैतिकता आदि का चित्रण यथार्थवादी शैली में किया है। वृंदावन लाल वर्मा के सामाजिक नाटकों में राखी की लाज, बांस की फांस, केवट, नीलकंठ, सगुन आदि प्रमुख हैं। गोविंद बल्लभ पंत के सामाजिक नाटकों में अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी आदि उल्लेखनीय हैं। पंत जी के नाटकों में सर्वत्र समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है, किंतु साथ ही उनमें रोचकता और कलात्मकता का भी अभाव नहीं है। गीति नाटक। प्रसाद के पश्चात एक दीर्घ समय तक गीत नाटकों के क्षेत्र में कोई नया प्रयास नहीं हुआ, किंतु परवर्ती युग में अनेक गीत नाटक लिखे गए, जैसे मैथिल शरण गुप्त के अनग, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा बिहान, उदय शंकर भट्ट के द्वारा मत्स्य गंधा, विश्वामित्र राधा आदि तो प्रमुख हैं ही। साथ ही साथ इस युग में धर्मवीर भारती के द्वारा रचित अंधा युग गीत नाटक एक ऐसी मिसाल को प्रस्तुत करता है जो सदा सदा याद रखा जाएगा। प्रतीकवादी नाटक। प्रतीकवादी नाटकों में सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस, दर्पण आदि उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी नाट्य लेखन परंपरा में कुछ
परिवर्तन आए, उस पर हम विचार करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात हिंदी नाटकों का विकास और भी द्रुत गति से हुआ। इस काल के नाटकों को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित, व्यक्तिवादी चेतना से अनुप्राणित एवं राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। इस वर्ग में मुख्यतः जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर शंकर शेष आदि की रचनाएं आती है। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि में आदर्शोन्मुखी दृष्टि से सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास किया है। विष्णु प्रभाकर ने डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि नाटकों में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की कतिपय समस्याओं को चित्रित किया है। नाटक के क्षेत्र में पूरी तरह समर्पित होकर उतरने वाले लेखकों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 50 से अधिक नाटकों की रचना की है। उनके प्रमुख रचनाओं में अंधा कुआं, रात रानी, दर्पण, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, मिस्टर अभिमन्यु आदि महत्वपूर्ण हैं। इनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। व्यक्तिवादी चेतना से अनुप्राणित नाटक। इस वर्ग में मुख्यतः मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस आदि नाटककारों की रचनाएं आती हैं। मोहन राकेश ने अपनी 3 रचनाओं द्वारा ही हिंदी नाटक में बहुत ऊंचा स्थान बना लिया है। इनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस एवं आधे अधूरे में व्यक्ति एवं समाज के द्वंद्व से उत्पन्न कतिपय स्थितियों का चित्रण विभिन्न कथानकों के माध्यम से किया गया है। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग आदि नाटकों में परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी पुरुषों के यौन संबंधों की स्वतंत्रता, वैवाहिक बंधन की निस्सारता, साहित्य में अश्लीलता आदि के संबंध में नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा नामक नाटक में काम, प्रेम और विवाह के संबंध में परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह किया है, तो योर्स फेथफुली में कार्यालय के बाबू लोगों की यंत्रणा को व्यक्त किया है। राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित नाटक। 8वें दशक में भारतीय राजनीति में जिस प्रकार तेजी से उतार चढ़ाव आया, उसके प्रभाव से हिंदी में ऐसे कई नाटक लिखे गए जिसमें समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में तीखा व्यंग्य किया गया है। इसमें हमीदुल्ला का समय संदर्भ, गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, मणि मधुकर का रस गंधर्व, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा गया नाटक बकरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें एक ओर तो प्रजातंत्र के नाम पर जनता का शोषण करने वाले उन राजनीतिकों का भंडाफोड़ किया गया है जो कि चुनाव जीतने के लिए एवं सत्ता की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पाखंड, षड्यंत्रों एवं झूठे आश्वासनों का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो दूसरी ओर सत्ताधारी वर्ग के द्वारा किए जाने वाले दुराचार, भ्रष्टाचार एवं अनाचार का भी चित्रण स्पष्ट रूप में किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी नाटक का विकास अनेक रूपों एवं अनेक दिशाओं में हुआ।